योर मनी में हमारी कोशिश होती है आप तक निवेश से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाने की, साथ ही आपके निवेश से कैसे आप कमा सकते हैं मोटा मुनाफा, इसके भी गुरु मंत्र आपको देता है योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और सवालों के जवाब देंगे ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है। थैंक यू। इंश्योरेंस पर बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सेबी की बोर्ड बैठक में हुए अहम फैसलों पर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड पर 50,000 के टैक्स बेनिफिट की सिफारिश भी की गई है। साथ ही उसने ईपीएफओ को स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में 15% निवेश की अनुमति भी दे दी है। क्या मायने निकाले जाएं इस अप्रूवल के, इस सिफारिश के? बात करते हैं यहाँ पर कार्तिक से। कार्तिक, सबसे पहले तो सेबी ने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो म्यूचुअल फंड्स के लिए है, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स को लेके जो फैसला लिया है, जो सिफारिश की है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे मार्केट में। एक तो ये होता है कि लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये लोगों की जो परसेप्शन है ये बदलने के लिए एक लॉन्ग टर्म का वर्ड इस्तेमाल किया गया। वैसे तो हमें म्यूचुअल फंड में 15-20 साल इन्वेस्टेड रहना ही चाहिए, पर क्योंकि लोग रहते नहीं, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब यही होगा कि जो लॉक इन पीरियड होगा आपका वो लंबा होगा, यानी कि 5 साल होगा, 10 साल, 15 साल टाइप का लॉक इन होगा। और अगर आप चाहें अगर उसमें से विड्रॉ करना तो बहुत ही ज़्यादा हैवी पेनल्टी होगा, या कुछ इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की रणनीति वो अपनाएंगे। जिस प्रकार से ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, इसमें लॉक इन काफ़ी लंबा होगा। तो सबसे पहले तो यही मतलब बनता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स भी अब इनको कर दिया गया है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात है उसमें ज़्यादा निवेश आपका बढ़ेगा। लेकिन कार्तिक, अब अगला सवाल ये आता है कि जिस तरह से 50,000 टैक्स स्वैप्स की बात की है, खासतौर से रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर, तो यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग को मेरे ख्याल से प्रोत्साहन देने के लिए ये फैसला लिया गया है, ये सिफारिश की गई है सेबी की तरफ से। जाहिर सी बात है, लोग जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करते हैं वो आमतौर से पीपीएफ करते हैं, कोई पेंशन प्लान खरीद लेते हैं, पर वो काफ़ी नहीं होता। तो वो समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का अगर पैसा म्यूचुअल फंड में आए तो काफ़ी सारी संपत्ति लोग बना सकते हैं। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में ये समझना कि अगर ये सेम एटीसी के अंतर्गत अगर आ गया तो फिर लोग कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, क्योंकि उन्हें बुनियादी तौर पे लगता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। तो अगर सही मायनों में इनको इन्वेस्टर्स को इसका फ़ायदा देना है तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा, एक अलग से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो ज़रूर कंज्यूमर और इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। कार्तिक, यहाँ पे एक और सिफारिश है कि ईपीएफओ को यहाँ पर बोर्ड ने अलाउ किया है कि वो 15% जो है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अब जहाँ तक इस सिफारिश को लेकर बात है, ईपीएफओ हमेशा से इसके अगेंस्ट रहा है, तो ये आपको जो सिफारिश की गई है सेबी की तरफ से, ये आपको कैसी लगती है? क्या वाकई ईपीएफओ को इस तरह की मंजूरी दे देनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये फैसला कंज्यूमर के हाथ में होना चाहिए कि उनको किस मार्केट में किस तरह से अपनी निवेश रणनीति बनानी है? जी बिल्कुल, यही होना चाहिए कि इन्वेस्टर को एक ऑप्शन देना चाहिए कि वो जिस तरह से चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। देखिए, गवर्नमेंट की ओर से ये है कि अगर उन्हें फिक्स रिटर्न देना है तो उन पे काफ़ी सारा प्रेशर पड़ता है। अगर आपको 8.5-9% तक का अगर उनको रिटर्न देना है तो ऑब्वियसली ये रिटर्न पॉसिबल नहीं है, तो सब्सिडाइज हो जाता है। तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से आपको पैसा भरना होता है, तो वो चाहते हैं कि उनका प्रेशर कम हो, इसलिए ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। पर साथ ही साथ हमें ये नहीं पता कि इसकी बारीकी से इसकी क्या पॉलिसीज आएंगी, इनकी क्या क्षमता है, ईपीएफओ को कितनी कैपेबिलिटी है इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की। शायद ये भी हो जाए कि गवर्नमेंट कल ईपीएफओ को बोले कि हमें पैसे की ज़रूरत है और इस पैसे से आप ये फलानी कंपनी खरीद ले और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ये कंपनी उठा ले। तो जिस प्रकार से उनका एक बैकयार्ड हो जाएगा, एक ट्रेजरी फंड हो जाएगा प्राइवेट सा, कि जब मर्जी हो उसका पैसा इस्तेमाल कर दिया। तो एक थोड़ा सा डेंजर है इसलिए, पर अभी इस पर टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी बारीकी से जो इसकी फाइन प्रिंट आएगी उसमें पढ़ के भी एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। पर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से अमेरिका में, अन्य देशों में ये फैसिलिटी है कि आप खुद चुने कि आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा किस प्रकार से इन्वेस्ट हो, कौन से फंड में जाए, किस प्रकार, जैसे एनपीएस की गाइडलाइंस है, उसी तरह से ईपीएफ को भी लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, ताकि वो एडवाइजर्स की मदद लेके अपने आप वो चुन सके कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है और कितनी संपत्ति जमा करनी है उनके रिटायरमेंट पे।
बिल्कुल, तो अब तक तो ये सिर्फ सिफारिशें हैं सेबी की तरफ से, अब इस पर फाइनल प्रिंट आना बाकी है, जैसे कार्तिक आपने भी कहा। तो जहां तक अभी तक लग रहा है, निवेशकों के लिहाज से अगर समझा जाए तो काफ़ी कंज्यूमर फ्रेंडली सिफारिशें ये अभी तक लग रही हैं, लेकिन जैसे कि कार्तिक आपने कहा कि फाइन प्रिंट आना बाकी है, उसी के बाद कोई एक्शन हम आता हुआ देखेंगे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और अब योर मनी में सवाल जवाब लेने से पहले टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं, जो है बोनस, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज पर हमें मिलता है। ये बोनस किस तरह की पॉलिसी में मिलता है और इसके सही इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे कर सकते हैं, कार्तिक सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की पॉलिसीज में यहाँ पर बोनस मिलता है? देखिए, बोनस आपको ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में मिलता है। ट्रेडिशनल यानी कि जो आम पहले के ज़माने की जो पॉलिसीज़ थी, अगर आप 2000 का पहला जो दशक ले लेते तो उसमें यूलिप काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो यूलिप के पहले जो 1990s का और 80s का जो ईयर्स थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एंडाउमेंट पॉलिसीज़ लेते थे, एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट यानी कि मनी बैक टाइप की पॉलिसीज़ लेते थे। उसमें उस पॉलिसीज़ में एक तरह का उनको रिटर्न मिलता था। तो जो प्रीमियम मिलता, जो पे करता था कंज्यूमर, वो प्रीमियम 3 हिस्सों में बढ़ जाता था। एक जाता था खर्चों के लिए, जिसमें से कमीशन निकलते थे और कंपनी के खर्चे निकलते थे। दूसरा आपको जीवन बीमा के लिए काम आता था, और जो तीसरा पैसा था, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था, वो जाके इन्वेस्टमेंट में लग जाता था। उस इन्वेस्टमेंट में कॉरपोरेशन ने, जैसे कि पुराने ज़माने में LIC था और आज के ज़माने में अन्य प्राइवेट कंपनीज भी हैं, तो ये कंपनीज जो भी मुनाफा करती है आपके बैलेंस फंड्स पे, तो वो वाले फंड्स पे जो भी उनका मुनाफा होता है उसमें से आपको एक शेयर मिलता है, इसलिए उसको विद प्रॉफिट या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज भी कहा जाता है। तो इस टाइप की पॉलिसीज में बोनस नाम का जो रिटर्न है आपका, वो आपको मिलता है। बोनस को समझने के लिए एक FD का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे कि आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं और आप उसको, उस पर कुछ आपको रिटर्न मिलता है, उसी प्रकार से इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में एक इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी था। तो वहाँ पे सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ हो जाती थी। तो वो जो सेविंग्स का वाला कंपोनेंट था आपके प्रीमियम पे, उस पे जब आपको रिटर्न मिलता था उसको बोनस कहा जाता था। और ये बोनस हर साल डिक्लेयर होता है, आज भी डिक्लेयर होता है। पुरानी जो पॉलिसीज चली जा रही है उसके लिए होता है। वो पुरानी टाइप की पॉलिसीज अभी भी बिक रही है और उसमें बोनस की स्तर आज की इस तारीख में करीब करीब 3-4% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो एक बार ये जो बोनस है ये डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर वो कंपनी उससे वापस नहीं हट सकती। तो यदि आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और अगर कंपनी 5% का बोनस डिक्लेयर करती है, तो इसका मतलब है कि आज की तारीख में यदि उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख नहीं, 5 लाख प्लस 25,000 रुपया जो बोनस की रकम है वो भी उसके फैमिली को मिल जाती है। और उस तरह से हर साल बोनस जुड़ता जाता है, इसलिए उसको बोनस कहते हैं, क्योंकि वो एक एडिशनल सम है। पर आप एज एन इन्वेस्टर ये भी सोच सकते हैं कि मैंने इतना प्रीमियम दिया और हर साल मेरी पॉलिसी की वैल्यू इतनी बढ़ रही है, तो मतलब मेरा रिटर्न कितना हो गया। तो मोटा मोटा उस तरह से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर 3 तरह के बोनसेस है, सिंपल रिविजनरी बोनस, कंपाउंड रिविजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। इनको कैसे समझा जाए, जो 3 तरह के बोनस है, क्या फर्क है इनमें? देखिए, इसको समझने के लिए वापस फिक्स डिपॉजिट का सहारा लेते हैं। तो एक तो जो सिंपल बोनस होता है वो एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह गिन लीजिए कि आपने कहीं पे पैसा निवेश किया और आपको 5% 10% जो ब्याज मिला वो मिला। जो कंपाउंड होता है वो चक्रवर्ती टाइप का ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो उसी प्रकार से नॉर्मली बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कंपाउंड बोनस अनाउंस करती है, पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपाउंड बोनस का जो स्तर होता है वो सिंपल बोनस से ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आप वही मार्केट में काम कर रहे हैं। तो यदि सिंपल बोनस 5% होगा हर साल का, तो कंपाउंड बोनस करीब 3 या 3.25% का होगा, क्योंकि जो 15 या 20 साल की जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब करीब सेम ही मिलेगा। और जो टर्मिनल बोनस है, वो टर्मिनल बोनस आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। तो जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद 15 या 20 साल के बाद जब पॉलिसी चलती है, उसके बाद उसके आपको जो बोनस दिए हैं बीच में, उसके अतिरिक्त अगर कुछ पैसा बच जाता है कंपनी के पास, तो उसमें से आपको ये टर्मिनल बोनस दिया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सारे ही बोनस आपको बीच में नहीं मिल सकते, पॉलिसी के अंत में ही, या तो मृत्यु पे या तो अंत में जबकि मैच्योरिटी हो जाती है तभी आपको ये सारा लाभ मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलता। लेकिन क्या बोनसेस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सही है? क्या ये सही अप्रोच है? एक ज़माना था जब हमारी ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, जैसे कि 80 के दशक में, 90 के दशक में। तब ये होता था कि वो जो पॉलिसीज़ जिसने भी ली है वो आज की तारीख में भी उस पॉलिसीज़ में करीब 8 या 9% का नेट रिटर्न, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, वो मिल रहा है।
तो जो आपकी पुरानी पॉलिसी है तब तो इंटरेस्ट रेट्स भी ऊंची थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊंची थी तो 80 और 90 के दशक में आपने काफी अच्छा सा मुनाफा कमा लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 12% कमाया है अपने फंड्स पे तो आपको शायद 7.5 या 8% या 9% का वो हर साल का बोनस आपकी पॉलिसी में जमा कर दिया है। पर आज की तारीख में मतलब पूरे 2000 के दशक में करीब करीब आपको जो रिटर्न मिला है वो करीब 3 या 4% के आसपास मिला है। प्राइवेट कंपनीज का रिटर्न उससे भी कम रहा है। तो आज की तारीख में ये रणनीति अपनानी गलत बात होगी। जो पुरानी पॉलिसीज है, इसलिए हम कहते हैं कि पुरानी पॉलिसीज को चलाते रहिए, चाहे वो एंडाउमेंट हो, चाहे वो मनी बैक टाइप की हो। पर अगर आपने कोई भी पॉलिसी 2000 साल या साल 2002 के बाद ली हो तो उसको शायद पेड अप कराने में ज़्यादा समझदारी है और ये पॉलिसीज को कंटिन्यू करने में कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बोनसेस के चक्कर में आके आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ना लें और जो बात हो रही है ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ की उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बोनस का ट्रैक रखें तो आपके लिए गोल उसी तरह बनाने में, डिफाइन करने में और भी आसानी हो जाएगी। अगर आपको कोई बोनस मिलता है तो आप अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी आप बोनसेस का यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लेंगे लाइफ इंश्योरेंस पर आप सभी के सवाल। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान कार्तिक जवेरी बने हुए हैं। लेते हैं पनवेल से गीतांजलि का सवाल। नमस्कार गीतांजलि, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने अभी 10 दिन पहले मैक्स लाइफ का 50 लाख का टर्म प्लान लिया है। तो उसमें कुछ क्लॉजेस है, 2 मैंने वो मेल पे भेजे हैं। ठीक है, वो क्लियर ऑफ नहीं है। एंड व्हाट इज द असाइनमेंट? ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम कार्तिक इनके 4-5 सवाल हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे कि उन्होंने कहा कि जानना चाहती हैं असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी, इसका मतलब कैसे समझा जाए, और साथ ही जानना चाहती हैं कि अगर नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी तक तो फिर क्लेम किसे मिलेगा, और साथ ही क्या कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का हक है नॉमिनी डिसाइड करने में, या यहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसके पास ही फ्रीडम होती है डिसाइड करने की नॉमिनी कौन बनेगा कौन नहीं। जी ओके, तो गीतांजलि सबसे पहली बात आपके असाइनमेंट पे करते हैं। अब असाइनमेंट वो होता है कि यदि आप समझिए लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, तो बैंक को ये चिंता है कि शायद लोन चुकाते और लोन चुकाने से पहले यदि आप ना रहे तो आपका तो क्या होगा उनकी लोन का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन करने का मतलब ये होता है कि जो इंश्योरेंस की रकम मिलेगी आपके फैमिली को, उसमें से पहले उस बैंक का लोन चुका दे। और इसमें ऑपरेशनली ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर असाइनमेंट का इंस्ट्रक्शन होगा तो वो पहले बैंक को अपना पैसा दे देगा डायरेक्टली और बाकी जो बचेगी रकम वो आपको दे देगा। तो असाइनमेंट एक कोलैटरल की तरह यूज़ करते हैं। आजकल ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर एक ज़माने में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। पर अभी भी इसकी कोई वजह नहीं है कि कोई बैंक, अगर आप समझिए एजुकेशन लोन लेते हैं या कोई पर्सनल लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं, तो आपको एज अ कोलैटरल ये चीज़ काम आ सकती है। तो बहुत सारे लोग असाइनमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग असाइनमेंट नहीं करते, पर मतलब यही होता है असाइनमेंट का। नॉमिनी चुनने में ये आपकी कंप्लीट आज़ादी है, आप चाहे जिसको आप नॉमिनी बना दें। नॉर्मली डेथ के बाद जो नॉमिनी होता है वो एप्लीकेशन करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं नॉमिनी हूँ और मुझे पैसा दे दिया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी का इसमें कोई हक नहीं होता, या उसमें कोई टिप्पणी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती कि आप इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और नॉमिनी अगर रहता ही नहीं, अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है उस टाइम तक, तो फिर जो भी आपके लीगल एयर्स हैं, यानी कि जो भी आपके इनहेरिटर्स होंगे, उनको ही ऑब्वियसली ये मिलेगा पॉलिसी की जो रकम आएगी, और उसके साथ जो भी बोनस भी जुड़ा होगा तो वो भी सारा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके बेनिफिशियरीज को दे देगी। एक और बहुत ही अहम सवाल है इनका कि क्या टर्म इंश्योरेंस में हर तरह की मृत्यु में क्लेम मिलता है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड या इमरजेंसी हो गया, किसी तरह के राइट्स हो गए हैं, क्या ये सब भी कवर होता है टर्म इंश्योरेंस में? देखिए, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब ये कहना मुश्किल है कि सारे ही टर्म प्लान्स इसको कवर करेंगे। पर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है हर पॉलिसी के साथ जिसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि नेचुरल डेथ तो कवर हो ही जाता है, पर इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी अपना रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहती है कि भूकंप आ जाए और बहुत सारे लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे उनका कवर काम नहीं करता।
अगर कुछ देश में कुछ हो जाता है, जैसे कि इमरजेंसी हो जाता है, जैसे 1974 व 75 के आसपास हुई थी, तो ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने के चांसेस हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना कवर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर सकती है। पर एक बार आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे दिया फिर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है आपका। तो ये कंपनी टू कंपनी ये शायद अलग हो सकता है, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी और उसमें इसका डिसीजन होगा कि कवर करेगी या नहीं करेगी, पर नॉर्मली करना चाहिए। बिल्कुल। गीतांजलि, आपका और कोई सवाल है? हेलो गीतांजलि, और कोई सवाल पूछना है आपको? मैडम एक्चुअली मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसमें ये चीज मेजरमेंट मतलब कहीं पे मेंशन नहीं है डेथ वाली बात, लेकिन मैंने उनसे मेल पे अलग से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें कवर है। वही हम कह रहे हैं ना कि लगभग सारी चीजें कवर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन बीमा हो रहा है। तो जीवन बीमा हम इसलिए कराते हैं कि कभी भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो फैमिली है उसको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का नुकसान न हो या लॉस न हो, या जो भी उनको नुकसान होने वाला हो तो इंश्योरेंस की रकम उसकी भरपाई कर दे। तो यही उद्देश्य होता है इस प्रकार की जीवन बीमा कराने का। तो नॉर्मली हर प्रकार का डेथ कवर होता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कोई लोग एक्चुअली फ्रॉड करना चाहते हैं। किसी को इच्छा है कि मुझे सुसाइड करना है और वो इस सुसाइड करना उसको पता है, और उसको पता है कि ये शायद 6-12 महीने में कर लेगा और उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली अलाउड नहीं होती, क्योंकि एक टाइप का ये फ्रॉड है इंश्योरेंस कंपनी पे। तो ऐसी चीज़ों को इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूड कर देती है, इसको एक्सक्लूजन क्लॉज कहा जाता है। और हर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि कुछ एक एक्सक्लूजन क्लॉज है। वो एक्सक्लूजन क्लॉज से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कभी नहीं कवर होगी और कौन सी स्थिति में वो चीज़ कवर नहीं होगी। चलिए गीतांजलि, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम यहाँ पर लेते रहेंगे आपके सवाल। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे। सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगला सवाल। यह मनोज ने हमें ईमेल किया है। कार्तिक ये बेसिकली कमाते हैं 32,000 रुपये हर महीना। इन्होंने अपने लिए HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट एक टर्म प्लान लिया हुआ है, हालांकि उसका कवर कितना इन्होंने जानकारी नहीं दी है। सवाल इनका ये है कि इनकी वाइफ है जो कि 25 ईयर्स की है, एक हाउस वाइफ है, उनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी है। तो जानना चाहते हैं कि इनके लिए किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य है या नहीं। मेरे हिसाब से चूंकि इनकी वाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं ले सकती हैं। बिल्कुल नहीं, ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली उन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी अभी मिलेगी भी नहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये भी एक रिस्क है। पर फाइनेंशियली स्पीकिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमोशनली अगर अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर है कि मुझे भी इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप ज़रूर ले सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई पॉलिसी लेने की। लेकिन इसके अलावा इन्होंने अपना टर्म कवर का अमाउंट नहीं बताया है। किसी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज अब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है तो इनको ले लेनी चाहिए। देखिए, हेल्थ पॉलिसी में ये कर सकते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अभी ले सकते हैं। फ़ायदा इसका ये हुआ कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है, चाहे आप फ्लोटर प्लान ले या जो भी प्लान लेते हैं, आप जिस भी कंपनी का प्लान लेते हैं, उसमें जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो 6 महीने है। तो अगर आप अभी वो प्लान लेते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो उसका जो रिन्यूअल आएगा 1 साल के बाद, तब तक ये भी हो जाएगा कि आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसकी भी उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी होगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसको भी इसमें कवर कर पाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज भी कवर करती हैं, तो यदि इनके जो एम्प्लॉयर है अगर वो कवर कर देते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर इनके एम्प्लॉयर नहीं कवर कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि आपको एक फ्लोटर प्लान अभी शुरू कर दीजिए और 1 साल के रिन्यूअल पे अपने बच्चे को भी अंदर ले लीजिए उसमें। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान्स पर ही। इसके फायदे में जानना चाहूँगी और साथ ही इसका प्रीमियम किस तरह वर्क करता है। देखिए, फैमिली फ्लोटर एक एज अ कॉन्सेप्ट रीसेंट कॉन्सेप्ट है। पिछले 10 सालों में ये कॉन्सेप्ट आया है, पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। पर एक उदाहरण के तौर पे यदि एक फैमिली 10 लाख का फ्लोटर लेता है तो फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आती है और वहाँ पे 10 लाख तक की रकम तक अगर आपका बीमा निकलता है तो वो पूरे 10 लाख का फ़ायदा एक इंसान को भी मिल सकता है। पहले ये होता था कि हम 3 लाख की एक पॉलिसी लेते थे, एक इंसान के लिए, दूसरे उसके स्पाउस के लिए 3 लाख की, बच्चों के लिए 3 लाख की। तो लिमिट जो होती थी सबकी 3-3 लाख की लिमिट होती थी, पर हम प्रीमियम भरते थे टोटल 9 लाख का। अब ये हो रहा है कि आपने टोटल 10 लाख की एक पॉलिसी ले ली है,
और उस 10 लाख की पॉलिसी में अगर आप एवरेज अगर इसको ब्रेकअप करके उसका प्रीमियम देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो जो आप प्रीमियम अलग से पे करते थे और जो आप कंबाइंड फ्लोटर में पे करेंगे वो काफ़ी कम होगा। तो ये एक आपको फ़ायदे वाली बात ये भी है। दूसरी ये है कि सब लिमिट्स नहीं, तो मतलब आप पूरा रकम क्लेम कर सकते हैं। और किसी का क्लेम 5 लाख हो गया, दूसरे का भी क्लेम अगर 5 लाख हो गया तो भी 10 लाख में फिट हो सकता है। और इस तरह से आपकी पॉलिसी चलती जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट ही है। बिल्कुल, तो यहाँ पे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, लेकिन जब तक आपका परिवार छोटा हो तभी तक ये पॉलिसी लेने में समझदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक आज शो पर आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।